नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। कोरोना की तीसरी वेव आएगी, उसे कोई रोक नहीं सकता। केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने सतर्क किया है। कोरोना वायरस की तीसरी वेव भी आएगी, लेकिन अब कब आएगी इसकी तारीख नहीं मालूम। सोचिए, अभी दूसरी वेव चल रही है, रोजाना हजारों लोगों की जान जा रही है। देश में 4 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं रोजाना। अगर तीसरी लहर आती है तो कितनी खतरनाक होगी ये, आज इसी खतरे पर हम स्पेशल रिपोर्ट लेकर आए हैं, जिसमें एक अनुमान के मुताबिक बताएंगे कि तीसरी वेव कब तक आ सकती है। एक्सपर्ट से समझेंगे कि उसके लक्षण क्या हो सकते हैं, ये भी समझेंगे कि किस उम्र वर्ग के लोगों को ये ज्यादा प्रभावित करेगी। क्या वैक्सीन लेने वाले लोग तीसरी लहर में प्रभावित होंगे या फिर वो बच जाएंगे? आइए देखिए। सावधान हो जाइए। पहले से और ज्यादा सतर्क होना पड़ेगा। क्योंकि इस वक्त कोई नहीं जानता कोरोना की तीसरी लहर कितनी खतरनाक होगी। सरकार भी नहीं जानती कि किस रूप में तीसरी वेव आएगी और क्या करेगी। लेकिन तीसरी लहर की चेतावनी मिल चुकी है। The phase 3 is inevitable, given the high levels of circulating virus, but it's not clear on what time scale this phase 3 will occur. Hopefully, incrementally, but we should prepare for new waves. सरकार को उम्मीद है कि वो इस वेव से निपट लेगी, लेकिन आप अपनी तैयारी खुद कीजिए, क्योंकि दूसरी वेव में जो तस्वीरें आ रही हैं, वो डराने वाली हैं। तीसरी वेव का कोई अंदाजा नहीं है, तो इसलिए सतर्कता ही बचाव है। दूसरी लहर में देश में हर रोज 4 लाख मामले सामने आ रहे हैं। 3 से 4 हजार लोग रोजाना मर रहे हैं। दुनिया भर में सबसे ज्यादा मौत भारत में हो रही है। कोरोना से मरने वाला हर चौथा मरीज भारतीय है। ये आंकड़े अप्रैल से लेकर अब तक के हैं, यानी दुनिया भर में हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा प्रभावित है। वेव चल रही है। फर्स्ट वेव आई कोरोना की 2019 में शुरू होकर पूरा 2020 निकल गया। सेकेंड वेव 2021 में आई, जो कि ज़्यादा घातक है। मोर नंबर ऑफ पीपल आर डाइंग, ज़्यादा मृत्यु हो रही है और ज़्यादा लोगों को संक्रमित हो रहे हैं। 4 लाख के आसपास केस हो चुके हैं पर डे इसमें भारत में, और सारा विश्व देख रहा है भारत की इस आपदा को। अब कोरोना वायरस की जांच में कंफर्म हो गया है कि तीसरी वेव आएगी और थर्ड वेव को टाला नहीं जा सकता। The phase 3 is inevitable, given the high levels of circulating virus, but it's not clear on what time scale this phase 3 will occur. Hopefully, incrementally, but we should prepare for new waves. केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघवन की इस चेतावनी के बाद कई सवाल उठने लगे हैं। लोगों के मन में कई बातें आ रही हैं। लोग डर रहे हैं कि क्या होगा। लोग जानना चाहते हैं कि तीसरी वेव कितनी खतरनाक होगी। तीसरी वेव के लक्षण क्या होंगे? क्या वैक्सीन लेने वाले सुरक्षित रहेंगे? क्या वैक्सीन का असर उतना ही होगा जितना दूसरी लहर में है? और कोरोना के नए वेरिएंट के लिए क्या तैयारी करनी होगी? तीसरी लहर का डर होना कोई बुरी बात नहीं है, होना चाहिए, जिससे आप अपने को बचा पाए। अभी जो बातें पता चली हैं, उसे देखना और समझना बहुत जरूरी है। ये मानने का कोई आधार नहीं है कि तीसरी वेव दूसरी लहर से खतरनाक नहीं होगी। तीसरी लहर की टाइमिंग के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। कैसे आएगी और कितनी तबाही मचाएगी, कोई नहीं जानता। इसलिए खतरे से पहले सावधान हो जाइए और जितना हो सकता है सतर्क रहें। मास्क का इस्तेमाल करें और बाजार में घूमने से बचें। क्या कर सकते हैं? क्या बच्चों में भी आ सकता है? क्या ये थर्ड वेव का एक प्रेडिक्शन हुआ है और लोगों ने सोचा है कि जिस हिसाब से वायरस म्यूटेट कर रहा है और डबल म्यूटेंट जो B1617 जो है, ये वायरस बहुत ही घातक है। और जिस हिसाब से नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, इसलिए एक आशंका जताई गई है हमारे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र द्वारा कि थर्ड वेव भी कोई दूर नहीं है। अब थर्ड वेव कब आएगी ये पता नहीं है। अभी सेकेंड वेव का पीक नहीं हुआ और थर्ड वेव की बात आ गई है। लोगों में भय काफ़ी ज़्यादा है।
अभी दूसरी लहर चल रही है, तबाही मचा रही है। ऐसे में तीसरी लहर की चेतावनी आ गई। पहली लहर में सबसे ज्यादा बुजुर्ग प्रभावित हुए। दूसरी लहर में 45 साल के आसपास के लोग ज्यादा चपेट में आ रहे हैं। तीसरी लहर में किस उम्र के लोग चपेट में आएंगे? क्या कोरोना की तीसरी लहर वाला ये वेरिएंट और ज्यादा खतरनाक होगा? तीसरी लहर की चेतावनी के बाद सवाल सबके मन में है कि इस बार कोरोना के निशाने पर कौन रहेगा। दूसरी लहर में ही कोरोना का एक खतरनाक रूप सामने आया है। दक्षिण भारत के राज्यों में कोरोना की नई लहर से संकट बढ़ गया है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। हैदराबाद में 8 शहरों में भी संक्रमण पाया गया। सभी संक्रमित शहरों को आइसोलेट कर दिया गया है। हालांकि प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय का कहना है कि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि जानवरों में भी कोरोना हो रहा है। उन्होंने हवा में भी कोरोना के फैलने से इनकार कर दिया, लेकिन तीसरी लहर को लेकर सतर्कता बरतने के लिए कहा है। ऐसे में सवाल ये है कि इस बार किस उम्र के लोगों में सबसे ज्यादा कोरोना फैलेगा? क्या तीसरी लहर में कोरोना के निशाने पर बच्चे होंगे? जो हमारी चिंता है वो बच्चों की तरफ से होनी चाहिए, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी आज कहा है कि इसमें बच्चों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगा, बच्चे ज़्यादा इफेक्टेड होंगे, उनकी ज़्यादा मौतें हो सकती हैं। तो बच्चों के पास जब जाएं तो ज़रूर मास्क लगा के जाएं, बच्चों को बाहर ना जाने दें। और बच्चों को हमको विटामिन सी, विटामिन डी, बी कॉम्प्लेक्स, जिंक और अच्छा खाना, सादा खाना खिलाएं। बाहर का खाना उनको बिल्कुल ना खाने दें, ना बाहर से मंगवाने दें। ये बाहर से जो खाने आते हैं उसमें वायरस आ सकता है और वो उनमें न्यूट्रिशन वैल्यू भी नहीं होती। यानी कोरोना वायरस ने पहली लहर में बुजुर्गों को निशाना बनाया, दूसरी लहर में 45 साल से कम उम्र के लोगों को, और अब तीसरी लहर में बच्चों को चपेट में ले सकता है। और इसी आशंका की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कई सवाल पूछे हैं। कोरोना से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा कि अगर बच्चे संक्रमित होते हैं तो उनके माता पिता क्या करेंगे? क्या बच्चों के माता पिता अस्पताल में रहेंगे या फिर क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से तीसरी लहर को लेकर प्लान के बारे में पूछा और टीकाकरण तेज करने के लिए कहा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम सरकार की गलती नहीं मान रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिक ढंग से प्लान बनाकर तीसरी लहर के खिलाफ तैयारी करनी होगी। ये जो हम जूझ रहे हैं इस समय परेशानियों से, ऑक्सीजन की कमी से, बेड की शॉर्टेज से, इसका मतलब ये है कि हमने फर्स्ट वेव में इसका सोचा नहीं, हमने फौरन अपने को खुला छोड़ दिया, सावधानियां बरती और कुछ वायरस म्यूटेट भी कर गया है। थर्ड वेव का जो वायरस होगा वो अभी आपने सुना होगा, एक विशाखापट्टनम से म्यूटेशन आया है, बेंगलोर में सडनली संक्रमण बढ़ा है और इससे पहले 3 म्यूटेशन 1617, 1618 और उससे पहले डबल म्यूटेशन ये आ चुका है। तो इसलिए हमको सावधान रहना है। भले ही सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अभी ये नहीं बता पा रहे हैं कि तीसरी लहर कब आएगी, लेकिन पहली लहर से अब तक के चक्र को देखते हुए डॉक्टर्स का कहना है कि तीसरी लहर अक्टूबर से नवंबर तक आ सकती है। अगर आप मानते हैं सितंबर में पीक हुआ, फिर डिक्लाइन शुरू हुआ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च से फिर बढ़ना शुरू हुए, तो हमारे पास अभी 4 महीने हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के अक्टूबर तक आएगी या नवंबर तक आएगी। तो अगर हम तब तक 50 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर लें तो हमें तीसरी लहर से इस प्रकार से नहीं उलझना पड़ेगा जैसे आज हम दूसरी लहर में उलझ रहे हैं। डॉक्टरों का सुझाव है कि अगर तीसरी लहर से बचना है तो अभी से वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया तेज कर देनी चाहिए। अगले 2 महीने में 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दे दी जाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या वैक्सीन कोरोना की तीसरी लहर से सच में बचा पाएगी? क्या टीके का असर तीसरी लहर के प्रभाव को कम कर देगा? और इसके अलावा बचाव के क्या और उपाय हो सकते हैं? आइए देखें इस रिपोर्ट में। क्या थर्ड वेव से वैक्सीन बचाएगी? तीसरी लहर के खिलाफ क्या वैक्सीन ही रामबाण उपाय है? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पर केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया
कि हमें अपनी आदतें बदलनी होंगी। हो सकता है कोरोना वायरस और घातक हो जाए, इसलिए हमें वैक्सीन को अपडेट करना होगा और नए वेरिएंट पर अपनी रणनीति बदलनी होगी। यानी तीसरी लहर से बचने के लिए वैक्सीन को अपडेट करना होगा। हालांकि राघवन ने ये भी कहा कि वैक्सीन कोरोना के मौजूदा वेरिएंट के खिलाफ कामयाब है। में जो विकसित देश हैं, जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, जापान, सिंगापुर, ताइवान, ये इन लोगों ने अपने अपने देशों में टीकाकरण करके संक्रमण को बहुत ही निचले स्तर पर ला दिया है। संक्रमण जब निचले स्तर पर आ जाता है तो वायरस म्यूटेंट भी नहीं हो पाता, वायरस म्यूटेशन नहीं कर पाता है। ज्यादा संक्रमण होता है तो वायरस ज्यादा म्यूटेशन करता है। इसलिए हमें संक्रमण की संख्या को तो हर हालत में कम करना ही पड़ेगा। देश में 6 मई तक लोगों को 16 करोड़ से ज्यादा डोज दिए जा चुके हैं। हर रोज लाखों लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि जल्द से जल्द आधी आबादी को टीका लगाना होगा, तभी तीसरी लहर को हम हरा पाएंगे। साथ ही नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर से आग्रह किया है कि कोरोना वायरस से संक्रमित होकर घर में क्वारंटीन में रह रहे लोगों और परिवारों को टेलीफोन पर परामर्श देने के लिए आगे आएं। जो इन्फेक्शन हो गया, उनको सस्पेक्ट है, खांसी है, बुखार है और लगता है कि ये कोरोना ही हो सकता है, उनको विनती है कि डॉक्टर्स अपनी तरीके से टेलीमेडिसिन के द्वारा उन तक पहुंचे और जो डॉक्टर्स के एसोसिएशंस हैं वो मिलके ऐसे कॉल सेंटर या टेलीमेडिसिन सपोर्ट सिस्टम बनाएं। हमें ये नहीं मालूम होता कि हम किसको फोन करें, कहां जाएं, कौन से नंबर पे करें, क्योंकि गिवन द सर्कमस्टांसेस क्लिनिक्स शायद बंद हो गए हैं, हर व्यक्ति का कोई पर्सनल डॉक्टर से कांटेक्ट हो ऐसा नहीं होता। इसलिए हमें पॉपुलराइज करना है कि वॉलंटरी यानी खुद आगे बढ़कर डॉक्टर्स लोगों की मदद करें। अब सवाल यह है कि क्या तीसरी लहर में कोरोना के लक्षण बदल जाएंगे? क्या थर्ड वेव में किसी नए लक्षण के साथ कोरोना सामने आएगा या पहली और दूसरी लहर की तरह ही वायरस का व्यवहार रहेगा? तीसरी लहर का डर होना कोई बुरी बात नहीं है, होना चाहिए, जिससे आप अपने को बचा पाए। और बचाव के उपाय पहली लहर में भी वही थे, लक्षण भी बीमारी के वही थे, दूसरी लहर में भी वही है, तीसरी लहर में भी वही है। लक्षण कम से कम और अधिक से अधिक हो सकते हैं। कम से कम यानी किसी को कोई लक्षण नहीं है, ऐसे लोगों को भी देखा गया पॉजिटिव है। और कई लोग ऐसे भी मिले जिनको चंद दिनों में ही कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया। बहुत से लोग समझ ही नहीं रहे हैं कि कोरोना शरीर के अंदर क्या करता है और क्यों लोगों की मौत हो रही है। सबसे ज्यादा समस्या आई है वो लोगों के निमोनिया की वजह से आई है, और जो 7वें 8वें दिन से लेके 12-13 दिन तक कहर ढाता है। और उस दौरान अगर हम निमोनिया को पहले से पहचान लें और उसका इलाज शुरू कर लें, ऑक्सीजन अपना ठीक कर लें, अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके और प्राणायाम करके, तो हम काफी हद तक अपने जीवन को भी बचा पाएंगे। तीसरी लहर से बचना है तो आज से ही सावधान रहें। डॉक्टर्स की सलाह पर सावधानी बरतें, खान पान सही रखें और योग करें। सबसे ज्यादा जरूरी है कि बच्चों का ख्याल रखें, क्योंकि तीसरी लहर में बच्चे प्रभावित हो सकते हैं। इसमें जो मास्क है ये सबसे बड़ी सोशल वैक्सीन है हमारी। सोशलाइजिंग, सामाजिक तौर पे मिलना जुलना, पार्टी करना, पार्टियां देना, शादी विवाह में शामिल होना, कहीं पिकनिक बनाने जाना, ये सब अभी हम इस अवस्था में नहीं पहुंचे हैं कि हम उसकी तरफ सोचें। सरकार की गाइडलाइंस के पालन करने के साथ साथ अगर आप अभी तक वैक्सीन नहीं लगवा पाए हैं तो तुरंत रजिस्ट्रेशन करवा कर टीका लगवा लें और तीसरी लहर को हराने के लिए अपनी इम्यूनिटी भी ठीक कर लें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। स्वागत है ब्रेक के बाद। कोरोना काल में संकट के सुपर हीरो कौन है वो लोग जो फरिश्ता बनकर सामने आ रहे हैं? आज न्यूज़ 18 आपको कुछ ऐसे ही फरिश्तों से मिलवाने जा रहा है जो इस संकट की घड़ी में लोगों की मदद कर रहे हैं। कोई टिफिन सेवा के जरिए लोगों की मदद कर रहा है, कोई ऐसे वक्त में लोगों को ऑक्सीमीटर मुहैया करा रहा है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोगों को हौसला बढ़ाने के लिए संगीत के जरिए गाना गा के लोगों के तनाव को कम कर रहे हैं। तो चलिए
ऐसे ही कुछ लोगों से आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं। कोरोना से जंग पूरा देश लड़ रहा है। लोग अपनों की सांसें बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। सरकार से लेकर प्रशासन सारे संसाधन, सारी ताकत झोंक चुकी है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस संकट काल में फरिश्ते बनकर आए हैं, जो बिना किसी फायदे के जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के कोरोना से जूझते मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आज हम आपको महामारी के ऐसे ही महायोद्धाओं से मिलवाएंगे। महामारी के बीच लोगों की मदद के लिए खालसा एड इंटरनेशनल एक बार फिर आगे आई है। इस समाज सेवी संस्था ने जम्मू के नानक नगर में जरूरतमंदों के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सेवा शुरू की है। यह संस्था लोगों के घरों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कर रही है। जम्मू में भी ऑक्सीजन की काफ़ी परेशानी हो रही है, लोगों में कुछ केओस भी हो रहा था, पैनिक भी हो रहा था, तो उसके चलते हमने पिछले हफ्ते से कुछ सिलेंडर ऑक्सीजन के परचेज़ करके हमने लोगों के बीच में बांटने शुरू किए। कोशिश ये रहेगी कि जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं जिनका इनसे भला हो सकता है, तो हम ज़रूर आज शाम से ही इस काम में लगे हैं। हालांकि जम्मू में फिलहाल ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को घरों में इसकी ज्यादा जरूरत पड़ रही है, खास तौर पर बुजुर्गों को जो अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे हैं या फिर किसी कारण से ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए खालसा एड ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। ये है ऑक्सीजन ऑन व्हील्स, जो इस वक्त कोरोना संक्रमितों के लिए संजीवनी का काम कर रही है। इमरजेंसी में लोगों के घर तक ऑक्सीजन पहुंचा रही है। कोविड संक्रमित मरीजों के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की निःशुल्क घर पहुंच सेवा आपके लिए। कोरोना के संकट काल में होम आइसोलेशन में अगर किसी मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तब ऑक्सीजन ऑन व्हील्स के डॉक्टर, टेक्नीशियन और नर्सिंग स्टाफ मरीजों के घर निःशुल्क सेवा देने तुरंत पहुंच जाते हैं। रायपुर स्मार्ट सिटी और नगर निगम ने यहां के लोगों के लिए ये वाहन विशेष रूप से तैयार किया है। जैसे ही आप देखे होगा कि मरीज आने कम हुए, जैसे ही थोड़ा सा रायपुर स्टेब्लिश हुआ, तब फिर हमें लगा कि लोग जो होम क्वारंटाइन में हैं, जो लोग घर में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं आप देखना कि उनको भी सांस लेने में कई लोग प्रॉब्लम हो जा रहे हैं, डर जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ऑक्सीजन ऑन व्हील्स चालू की गई है, जिसमें बाकायदा 2 डॉक्टर की ड्यूटी है। लगातार वो लोग 10-15 मरीज जो गरीब मरीज हैं उनके यहाँ ऑन फोन में जाके वो लोग इलाज कर रहे हैं। कोरोना काल में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स के लिए मोबाइल नंबर 8575333339 या लैंडलाइन नंबर 0771405557 पर संपर्क कर मरीज ऑक्सीजन संबंधी मदद ले रहे हैं। अब तक 160 से ज्यादा लोग ऑक्सीजन के लिए संपर्क कर चुके हैं, जिनमें से 45 से 50 लोगों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन भी दी गई है। हमने उसके लिए एक कॉल सेंटर भी डेवलप किया हुआ है, स्पेशल कॉल सेंटर है, 405557 उसका नंबर है। इसमें आप कॉल कर सकते हैं। जैसे ही आपका कॉल हमको मिलता है, हमारे डॉक्टर्स आपके घर तक पहुंचते हैं, आपका ऑक्सीमीटर से पल्स चेक करते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा चेक करते हैं, और उसके बाद यदि उनको ये महसूस होता है कि आपको ऑक्सीजन कंसनट्रेटर की ज़रूरत है, तो वहीं पर आपके घर पर ही ऑक्सीजन कंसनट्रेटर मशीन उपलब्ध कराई जाती है। कोरोना काल में जितनी जरूरत ऑक्सीजन और दवाइयों की पड़ रही है, उतनी ही जरूरत उन लोगों तक खाना पहुंचाने की भी पड़ रही है जो होम आइसोलेशन में। ऐसे ही जरूरतमंदों की मदद के लिए कानपुर में लोगों के एक समूह ने टिफिन सेवा शुरू की है। कई लोग मिलकर खाना तैयार करते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखते हुए खाना पैक करते हैं और फिर उन लोगों तक पहुंचाते हैं जो बीमार हैं और घरों में कैद रहने को मजबूर। घरों पे कोविड पेशेंट हैं या उनके फैमिली वाले हैं जो आइसोलेशन में पड़े हैं या क्वारंटीन हैं, तो मालूम पड़ा उनके घरों में खाना बनाने की बड़ी दिक्कत हो रही है। तो उनके घर पे हम लोग अपने शुद्ध बिल्कुल खाना घर का सा बनवा करके उनके घर पे डिलीवरी भी दे रहे हैं, उसका कोई चार्ज नहीं लेंगे।
कोरोना के मरीजों को दवाई और दुआ के साथ ठीक होने के लिए हौसला भी चाहिए। लिहाजा अहमदाबाद के SVP अस्पताल के डॉक्टर इन मरीजों की हौसला अफजाई के लिए PPE किट पहनकर गाना गाते हैं, गिटार बजाते हैं, लोगों का दिल बहलाते हैं और कोरोना के तनाव को दूर करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर देवदूत से कम नहीं, लेकिन सोचिए कि मरीजों का इलाज करने के साथ ये देवदूत उनकी हिम्मत बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। PPE किट का बोझ उठाए पसीने से तरबतर होकर मरीजों का मनोरंजन कर रहे हैं। ये वीडियो उत्तराखंड के अल्मोड़ा का है। यहाँ कोरोना के खौफ की वजह से बेहोश बुजुर्ग की मदद को कोई सामने नहीं आया, तो पुलिस कर्मियों ने तुरंत PPE किट पहनी और बुजुर्ग को कंधे पर लादकर चौखुटिया अस्पताल पहुंचे। हालांकि बुजुर्ग बच नहीं पाए, लेकिन इन पुलिस वालों ने ये सबक जरूर दिया कि कोरोना से डरने की जगह मानवता के नाते मदद का हाथ आगे बढ़ाना जरूरी है। टूटती सांसों को कौन फ्री में ऑक्सीजन दे रहा है? ऐसे लोग जो मसीहा बनकर सामने आए हैं, जो लोगों की जिंदगी बचाने के लिए कदम उठा रहे हैं, ऐसे ही कुछ लोगों से मुलाकात कराते हैं। खुले आसमान में टूटती सांसों को नया जीवन देता ये है बरेली का सिख समाज, जो महामारी में लोगों के लिए जीवन रक्षक बनकर सामने आया है। गुरु तेग बहादुर साहब के 400वां प्रकाश उत्सव पर ये लोग ऑक्सीजन कैंप लगाकर लोगों की मदद कर रहे हैं। दादी, क्या हुआ दादी को? ऑक्सीजन की कमी हो गई थी इनको। मुझे बताया गया था मॉडल टाउन में यहाँ पे ऑक्सीजन मिल रही है, तो यहाँ लेके आया मैं। तो पैसा लिया गया? जी, तो पैसा लिया गया? नहीं, निःशुल्क है बिल्कुल। बड़ी सांस है, क्या हुआ? इनको सांस में बहुत लेने में प्रॉब्लम हो रही, बहुत ज़्यादा। इनके जम गया है 4-5 दिन से, तो हमें कहीं कुछ मिला नहीं, तो यहाँ का पता चला हमें ये स्कूल है, इस पर सब फ्री समाज सेवा हो रही है, तो हम ही ले आए ना। तो ऑक्सीजन मिल गई है ना, आराम है बहुत। तब तक हम इंतजाम कर ही लेंगे डॉक्टरों का। कोरोना की महामारी में लगे हॉस्पिटल में एक एक बेड के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। अगर बेड भी मिल जाए तो ऑक्सीजन की कमी से परेशान हो रहे हैं। ऐसे में सिख समाज का ये नेक काम लोगों के लिए संजीवनी का काम कर रहा है। लोग जिनको बेड नहीं मिल पा रहा है और ऑक्सीजन लेवल उनका गिर रहा है और उनके पास कोई साधन नहीं है अपने पेशेंट को बचाने का, तो उसके लिए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और सारे सिख समाज के जो नौजवान हमारे साथी हैं, इन्होंने मिलकर एक इनिशिएट लिया है कि हम ऑक्सीजन का लंगर जो है वो लगाएं, जो दिल्ली में, गाजियाबाद में या और कई शहरों में जो है वो चल रहा है। सिख समाज की ओर से लगाए इस कैंप में फिलहाल कई मरीज फ्री ऑक्सीजन से स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। जब तक उसकी जरूरत है, जब तक उसको बेड नहीं मिल पा रहा है या मेडिकल अटेंशन नहीं मिल पा रही है, तब तक वो यहाँ पर आकर के गुरुद्वारा साहब की सेवाएं ले सकता है। ऑलरेडी हमारे पास पेशेंट आने शुरू हो गए हैं, आपने अभी देखा भी है यहाँ पर, और ये कब तक चलेगा ये हम नहीं जानते। जब तक ज़रूरत होगी समाज को, हम लोग अपने सारे साधन लगा करके, अपने रिसोर्सेज लगा करके कोशिश करेंगे, तब तक इसको चलाएंगे। बहरहाल कोरोना की महामारी में ऐसा सेवा भाव लोगों के लिए प्रेरणा है। सिख समाज की ओर से लगाए गए ऑक्सीजन लंगर गरीब और बेसहारा मरीजों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है, तो जाहिर है कोरोना काल में लोगों की सेवा करते ये लोग किसी जीवन रक्षक से कम नहीं हैं। न्यूज़ 18 के लिए बरेली से हरीश शर्मा की रिपोर्ट।